सूरज की रोशनी पौधों को मिलती है, लेकिन जब रात हो जाता है तापमान गिर जाने की वजह से पौधों को उतनी ताप या उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती, जिसके कारण पौधे प्रॉपर जर्मिनेट नहीं हो सकते, विकसित नहीं हो सकते। तो हम कांच की दीवारों और छतों का एक घर तैयार करते हैं। अब होता क्या है, दिन के समय सूर्य से आने वाली कम तरंगदैर्ध्य की इंफ्रारेड किरणें इन कांच की छतों को, दीवारों को पार करते हुए पौधा घर में घुस जाती हैं, और उसके बाद जब सूर्य नहीं होता रात में, तो इन पौधों के द्वारा उत्सर्जित की गई अधिक तरंगदैर्ध्य वाली इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स इन छत से पार नहीं हो पाती है, जिससे कि इस पौधे घर का तापमान नियत बना रहता है। सेम उसी प्रकार भी पृथ्वी भी कार्य करती है, लेकिन पृथ्वी की कांच की छत कौन सी है? यदि हम पृथ्वी को कांच की छत के अंदर इमेजिन करें तो ये कांच की छत इसका एटमॉस्फेयर ही हो सकती है, और इसमें मौजूद जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वही यहाँ पर कांच की छत की तरह कार्य करती है और इंफ्रारेड तरंगों से आने वाली ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करके पृथ्वी के ताप को नियत बनाए रखती है। इसलिए जब सूरज नहीं भी होता जिस भाग में, उस भाग का भी तापमान बना रहता है। पर किसी भी चीज़ की अधिकता हमेशा विनाश का कारण बनती है। यदि इस पौधा घर में हम अधिक ऊर्जा दे दें ऊष्मीय, तब क्या होगा? ये सारे पौधे जल जाएंगे, विकसित नहीं हो पाएंगे, मर जाएंगे। सेम वैसे ही यदि ज़्यादा अवरक्त किरणें इस पृथ्वी पर मौजूद हो जाएंगी तो उसका ऊष्मीय प्रभाव भी अधिक हो जाएगा और पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जो कि हमारे जीवन के लिए सूटेबल नहीं होगा। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और हम ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन में अभी आ ही गए हैं। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि वेदर में जो एक नियमित चेंज होना चाहिए वो ना होके आकस्मिक चेंजेस आ रहे हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है और कैसे उत्पन्न हो रहा है, इसकी बात हम करते हैं। यदि वातावरण में, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाए, उसके कारण वातावरण का ताप बढ़ जाएगा, और यदि वातावरण का ताप बढ़ जाए तो इस पृथ्वी पर मौजूद ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे, जिसके कारण स्नो और आइस की मात्रा, बर्फ़ की मात्रा में कमी आने लगेगी। और जब बर्फ़ पिघलने लगेंगे तो समुद्र तल का जो स्तर है वो भी बढ़ने लगेगा। और यदि हम देखें तो बर्ड्स और एनिमल्स माइग्रेट करने लगेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाने लगेंगे। रेन यानी कि बारिश के स्थिति में भी परिवर्तन हो जाएगा, और ये जो रेन है वो स्नो पैटर्न में होने लगेगा। जो तूफान है वो भी और अधिक स्ट्रांग हो जाएगा। इस पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और जो ओशिन हैं उनका स्तर बढ़ने के साथ साथ उनका ताप भी बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए विश्व के कई देशों ने मिलकर एक प्रोटोकॉल को अपनाया है, और इस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। वैसे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, क्योंकि पृथ्वी में रहना तो हम ही को है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से कम कर सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें इसके ताप को कम करना है, मतलब इसके एटमॉस्फेयर में जो उपस्थित ग्रीन हाउस गैस है उनके प्रतिशत को कम करना है। तो इस ग्रीन हाउस गैस के प्रतिशत को किस तरह से कम किया जा सकता है? यदि हम देखें तो इसको कम करने के लिए हम हरे पौधे उगाएं, क्योंकि हरे पौधे हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कम हो जाएगा। यदि हम बात करें तो हमें जो वेस्ट जनरेशन है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनके उपयोग को रिड्यूस करना चाहिए। मतलब ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए कि जिससे कि ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट ना निकले। हमको एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे अप्लायंसेस जिनकी दक्षता, ऊर्जा दक्षता अधिक होती है। हमें फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स का उपयोग करना चाहिए, मतलब जो व्हीकल्स बहुत पुराने हो चुके हैं और बहुत सारी गैसें जनरेट करते हैं, ऐसे व्हीकल्स हमको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसीलिए तो हम पीयूसी करवाते हैं,
पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। अब देखे होंगे अधिक पॉपुलेशन वाले जगहों पर ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे व्हीकल्स का पीयूसी मांगते हैं। यदि पीयूसी रहता है तो व्हीकल्स परमिटेड रहते हैं। ये ऐसे व्हीकल्स रहते हैं जो पोल्यूशन कम करते हैं, तो हमें भी ऐसे ही व्हीकल इस्तेमाल करने चाहिए जो कि धुआं कम छोड़ते हों। हमें रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जिसको बार बार रिन्यू किया जा सकता है और जो आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस टॉपिक में बच्चों हमने ये जाना कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ओजोन की परत किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है तथा उसका निवारण क्या है। वैसे एक्सरे किरणें तो चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे लिए उपयोगी हैं, पर इनका अनावश्यक उपयोग हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ऊतकों को, टिश्यूओं को डैमेज भी करते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम इनसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाली किरणों की, जिनको हम जानते हैं पराबैंगनी किरणें, यानी कि अल्ट्रावायलेट वेव्स के नाम से। ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये जनरली हम लोग इसके बारे में सुनते हैं तो इनके हार्म इफेक्ट के बारे में ही सुने हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जब कोई वेल्डर वेल्डिंग करता रहता है तो वो अपने आंखों के सामने एक कांच का टुकड़ा रखता है। वैसे तो उसको एक स्पेशल टाइप के चश्मे पहनने चाहिए, लेकिन एक स्क्रीन टाइप का रहता है जो अपने चेहरे पे लगाता है अपनी आंखों को बचाने के लिए। हमको ऐसा लगता है, मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि वो शायद उससे वेल्डिंग से उत्पन्न होने वाली तेज रोशनी से बचने के लिए, अपनी आंखों को बचाने के लिए वो चश्मा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो रोशनी से बचने के लिए, दृश्य प्रकाश से बचने के लिए उन प्रकार के चश्मों को या फिर शील्ड का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वेल्डिंग करते समय जो अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें उसमें से उत्पन्न होती है, उसके दुष्प्रभाव से अपनी आंखों को बचाने के लिए उस चश्मे का प्रयोग करता है। और हम ये भी जानते हैं बच्चों कि यदि हम बहुत देर तक यदि धूप में रहते हैं या लगातार हमारा सूर्य के तरंगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है तो हमारी स्किन जल जाती है, जिसको हम लोग सनबर्न या सन टैनिंग के नाम से जानते हैं। और यदि ज़्यादा हम रेडिएशंस के संपर्क में रहते हैं, सूर्य की किरणों के संपर्क में, तो हम स्किन कैंसर जैसी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं, यदि उस जगह पर अल्ट्रावायलेट किरणों की संख्या अधिक होगी। वैसे पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों की जो तीव्रता है वो अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग है। कभी कहीं किसी एरिया पे अधिक है और किसी एरिया पे कम है। ये डिपेंड करता है ओजोन की परत पर। जो ओजोन की परत होती है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकती है। वैसे अल्ट्रावायलेट किरणें पूरी की पूरी नहीं रुकती। अगर हम अल्ट्रावायलेट किरणों की बात करें तो ये भी 3 रेंज में पाई जाती हैं, जिसमें से एक रेंज तो पृथ्वी तक पहुंच ही जाती है और बाकी जो 2 रेंज है वो ओजोन की परत के द्वारा रोक दी जाती है। और जो एक रेंज पृथ्वी में पहुंचती है उसी का ही हम दुष्प्रभाव अपने शरीर के ऊपर देख सकते हैं, शरीर या फिर आंखों के ऊपर हम देखते हैं। पराबैंगनी किरणों का तरंगदैर्ध्य एक अणु की कोटि का होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के रेंज का होता है। इन अल्ट्रावायलेट किरणों की जो तरंगदैर्ध्य होते हैं वो एक्सरे की तुलना में अधिक होते हैं। अब ये कितने होते हैं ये देखते हैं। इनका तरंगदैर्ध्य 1 × 10⁻⁻8 मीटर से 4 × 10⁻⁻7 मीटर की रेंज का होता है। इनकी आवृत्ति 7.5 × 10⁻14 से लेकर 3 × 10⁻16 हर्ट्ज के रेंज की होती है। इनकी ऊर्जा 5 × 10⁻19 से 2 × 10⁻7 जूल के रेंज की होती है। इन पराबैंगनी किरणों की खोज सबसे पहले रीटर ने की थी 1801 में, और इनका जो डिटेक्टर है वो प्रकाश विद्युत सेल है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा इन पराबैंगनी किरणों को डिटेक्ट किया जा सकता है। इनकी उत्पत्ति
कैसे होती है? सबसे पहले हम जाने तो सूर्य इसका प्रमुख स्रोत है। सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो अल्ट्रावायलेट पोर्शन है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अब कोई गर्म पिंड हो या विशिष्ट प्रकार का लैंप हो, वो भी पराबैंगनी किरणों को उत्सर्जित करते हैं। और हम जानते हैं कि जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वो भी तरंगों का उत्सर्जन करता है, और ये तरंगे पराबैंगनी श्रेणी में भी हो सकती हैं। तो जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेंगे तब भी पराबैंगनी किरणों की उत्पत्ति होती है। अब बात करते हैं बच्चों इनके गुणों की। तो इनका पहला गुण ये है कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन में दृश्य प्रकाश की तुलना में अधिक सक्रिय होते हैं। पराबैंगनी किरणें प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणें गैसों को आयनित भी करती हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा अधिक होती है तो ये गैसों को भी आयनित करती हैं। अब इनके गुणों के कारण इनको हम विभिन्न तरीके से उपयोग में भी लाते हैं। ऐसा नहीं कि पराबैंगनी किरणों का केवल हार्मफुल या दुष्प्रभाव ही होता है, इनके गुणों के आधार पर इनको उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि हम इनका उपयोग कर सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, क्योंकि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं तो हम इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न कर सकते हैं। हीरे, जवाहरात जैसे आभूषणों का जो शुद्धता हम परखते हैं, उस शुद्धता को परखने के लिए भी हम पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, जो अंडों की शुद्धता होती है कि अंडे कितने दिनों के हैं, ताज़ा है या बासी है, इसकी शुद्धता को परखने के लिए भी पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। हम घी जो बनाते हैं, ये घी कितना पुराना है या ताज़ा है या मिलावटी है, इसकी शुद्धता को परखने के लिए भी पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि फिंगर प्रिंटिंग जो प्रोसेस है उसमें भी पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा है बच्चों कि जब कहीं चोरी हो जाती है तो पुलिस वाले आते हैं और बड़े अच्छे से फिंगरप्रिंट्स नोट करते हैं, मतलब वो ग्लास है या किसी ऑब्जेक्ट पे किसी भी चोर के अगर निशान मिलेंगे ऐसे वो ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके ले जाते हैं। और जब इन फिंगरप्रिंट्स वाले ऑब्जेक्ट्स को अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में लाया जाता है तो उनके प्रिंट्स अपने आप ही उभर जाते हैं। वैसे इनमें और भी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेन ये अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण ही उभर कर आते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अल्ट्रावायलेट किरणें जो केमिकल रिएक्शन को भी सक्रिय करती हैं, तो जब उन प्रिंट्स पर केमिकल लगाकर अल्ट्रावायलेट किरणों को डाला जाता है तो इसमें रिएक्शन होता है, तो वो प्रिंट्स उभर कर आते हैं और इस प्रकार चोरों को पकड़ लिया जाता है। वैसे अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग वाटर प्यूरिफायर में भी किया जाता है। आपने बहुत सारे एडवर्टाइज देखे होंगे वाटर प्यूरिफायर के, जिसमें लिखा रहता है यूवी किरणों युक्त, मतलब उसमें अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग किया जाता है। किस लिए करते हैं? कीटाणुओं को मारने के लिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि पानी को शुद्ध किया जाना है तो उसमें से कीटाणुओं को मारा जाना चाहिए, तो अल्ट्रावायलेट किरणें इसमें सहयोगी होती हैं कीटाणुओं के नाश करने के लिए। यदि हम नेक्स्ट उपयोग को देखें तो विभिन्न खाद्य पदार्थों को भी प्रिजर्व करने के लिए यूवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग किया जाता है। अब आगे देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक विशेष पद्धति है आँख के इलाज में, जिसको हम लोग नेत्र शल्य चिकित्सा के रूप में जानते हैं, और इसमें लेसिक टेक्निक LASIK, इस लेसिक टेक्नोलॉजी में भी पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो पराबैंगनी किरणें होती है वो हमेशा हार्मफुल नहीं होती है, बल्कि इनके विभिन्न उपयोग भी हैं। आपने एक मशीन देखी होगी जिसमें कि मक्खियाँ और बग्स अट्रैक्ट होते हैं। वो मशीन कैसी होती है? उसमें एक लाइट लगी होती है, तो वो लाइट केवल विजिबल प्रकाश यानी कि दृश्य प्रकाश ही नहीं देती, बल्कि वो देती है अल्ट्रावायलेट किरणें, और इन अल्ट्रावायलेट किरणों के संसूचक होते हैं ये मक्खी और ये बग्स, जिसके कारण वो अट्रैक्ट होते हैं और उस मशीन में लगी इलेक्ट्रिकल नेट में जाकर चिपकते हैं और मर जाते हैं। और यदि हम बात करें अल्ट्रावायलेट किरणें की या एक्स किरणों की या गामा किरणों की, ये तीनों ही इनविजिबल हैं, मतलब हमको दिखाई नहीं देते।
और ये तीनों ही किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं और इन तीनों किरणों का स्पेस साइंस में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब कोई दूर खगोलीय पिंड के बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं तो वो पिंड हमको दिखाई तो देते नहीं है। मीलों दूर स्थित इन पिंडों का अध्ययन कैसे किया जाता है? इनसे आने वाली गामा किरणें, एक्स किरणें और अल्ट्रावायलेट किरणों की सहायता से। जब इन किरणों को डिटेक्ट किया जाता है और इनका अध्ययन किया जाता है तब हमको पता चलता है कि विभिन्न स्टार्स में, विभिन्न खगोलीय पिंडों में कौन कौन से गैसेस हो सकते हैं और कौन कौन से रिएक्शंस वहाँ पर हो रहे हैं और किस प्रकार उनमें चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। इन सब का पता लगाया जा सकता है इन 3 प्रकार के स्पेक्ट्रम की सहायता से, जिसमें कि मुख्य हैं गामा किरणों का स्पेक्ट्रम, एक्सरे किरणों का स्पेक्ट्रम और अल्ट्रावायलेट किरणों का स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऐसे वर्ग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जिसको हम देखते आ रहे हैं, यानी कि जो दृश्य प्रकाश है। ये ऑप्टिकल बेंच को तो आपने देखा ही होगा, इससे आपने प्रैक्टिकल किया ही होगा। प्रैक्टिकल तो विज्ञान की जान है, पर जब हम थ्योरी को सीधे प्रैक्टिकल लैब में ले आते हैं तो वो हमको ज़्यादा रोमांचक नहीं लगती। एक्चुअली हमको थ्योरी को अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा रोमांचक लग सके। आपने तो क्रिकेट देखा ही होगा। जब क्रिकेट में बैट्समैन बॉल को हिट करता है 4 या 6 के लिए, उस समय जो बॉल की गति होती है वो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसकी ऊंचाई और दूरी निर्भर करती है उसके एंगल, इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटी पर। वैसे ही जब खिलाड़ी बॉल को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे लेता है तो उस समय वो टाइम पीरियड को बढ़ा देता है, जिससे कि उसको चोट कम लगती है। और यदि बॉल लुढ़कते हुए जाकर बाउंड्री पर रुक जाए तो वहाँ पे काम कर रहा होता है फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने देखा होगा कि जो स्पिन बॉलर है वो ज़्यादा दूर नहीं दौड़ता, पर फास्ट बॉलर बहुत दूर से तेजी से दौड़ता हुआ आता है और ऐसा करने से वो अपनी काइनेटिक एनर्जी बॉल को ट्रांसफ़र करता है और इसीलिए जब बैट्समैन उस बॉल को हल्के से भी टच करता है तो वो बॉल बाउंड्री के पार जाती है। तो देखा आपने, यहाँ पे ढेर सारा फिजिक्स छुपा हुआ है। तो इस प्रकार हम अपनी डेली लाइफ एग्जाम्पल से फिजिक्स को जोड़ें तो वो बन जाती है मोर इंटरेस्टिंग और मोर रियलिस्टिक।